हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और आगे भी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। और आइए देखते हैं, आज हम वीडियो जो लेके आए हैं यह है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित एक बहुत ही फैक्ट वाला टॉपिक, जिसे हम पहली बार पॉलिटी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आओ इस फैक्ट को देखते हैं। इस फैक्ट का पहला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक बोले तो नेशनल सिंबल है। नेशनल सिंबल यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारत का राष्ट्रध्वज क्या है, भारत का जो राष्ट्रगीत है क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है और भारत के विभिन्न प्रतीक क्या है। इसी को लेकर यह वीडियो बनाया है। आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। इसे देखा जाए। आइए देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल। अब देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है। क्या है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है। और इस स्मृति या अनुकृति को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए अपनाया गया कि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। आओ आगे देखते हैं। इस स्तंभ के ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। कितना सिंह? 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं, जिसमें से एक सिंह दिखाई नहीं देता है तथा उसके एक हिस्से पर हाथी और एक हिस्से पर दौड़ता हुआ घोड़ा और एक वृषभ की उभरती हुई आकृति है। अब देखो, यहाँ 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, इसमें सिंहों की संख्या कितनी है? तो एक बात जान लो ना, इसमें सिंहों की संख्या जब 4 सिंह हैं और पीठ से पीठ जब जोड़े जोड़े खड़े हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और उसके बाद से एक और चीज़ है कि इस पर क्या क्या किस पशु का अंकन है। तो इसमें है हाथी का अंकन है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा का अंकन है और एक सिंह दिखाई नहीं देता है और एक वृषभ की भी आकृति है। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। स्तंभ के जो सबसे नीचे है, एक शब्द लिखा हुआ है जिससे बोला जाता है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ में भिन्न भिन्न पशु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे और यह चक्र उस धर्म चक्र का प्रतीक है। किस धर्म चक्र का प्रतीक है? तो महात्मा बुद्ध जब सारनाथ गए थे और उन्होंने पहली बार 5 साधकों को बौद्ध धर्म के बारे में समझाया, तो बौद्ध धर्म में उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उसी के प्रतीक इन्हें माना गया है। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट में है राष्ट्रध्वज। क्या है? नेक्स्ट में राष्ट्रध्वज। राष्ट्र थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। राष्ट्रध्वज है। क्या है? राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रध्वज है। अब देखो राष्ट्रध्वज के बारे में देखते हैं। एक बात जानो आप, राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, तिरंगा है। क्या है? तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लेकिन BL ग्रोवर साहब की एक पुस्तक है, BL ग्रोवर साहब की एक पुस्तक है, उसमें 24 जुलाई 1947 का डेट दिया है, लेकिन परफेक्ट रूप से 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब आओ देखते हैं। इस तिरंगे का ऊपर में जो सबसे ऊपर में रंग है, ये केसरिया रंग है। आपसे पूछा जाएगा केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो आपका जवाब होगा बलिदान का प्रतीक है। बलिदान या शौर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान या
शौर्य का प्रतीक है। उसके बाद बीच में पूछा जाए, बीच में सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो यहाँ समझिए समर्पण का प्रतीक है, त्याग एवं समर्पण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग एवं समर्पण का प्रतीक है। और इसी सफ़ेद रंग के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, एक नीले रंग का चक्र है जो निरंतर प्रगति का सूचक है। क्या है? निरंतर प्रगति का सूचक है। और इसी नीले रंग के चक्र में जो तीलियों की संख्या है, तीलियों की संख्या है वह 24 है। कितनी है? 24 है। यह निरंतर प्रगति का सूचक है। और सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो सबसे नीचे हरा रंग है। सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। हरा किसका प्रतीक है? तो हरा जो प्रतीक है समृद्धि का एवं हरियाली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है। समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है। और नीचे देखते हैं और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ। यह नोट है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, लेकिन उससे 2 दिन पहले 24 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उससे 2 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। वही झंडा समिति जिसके अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी साहब थे, जेबी कृपलानी थे। उसी झंडा समिति ने इसे स्वीकार किया। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं इस आधुनिक या वर्तमान झंडे का अंतिम डिजाइनर, इस आधुनिक या वर्तमान झंडे का डिजाइनर पिंगली वेंकैया को माना जाता है। किसे माना जाता है? पिंगली वेंकैया को माना जाता है। अब आओ देखते हैं पिंगली वेंकैया को माना जाता है। एक और चीज देखो, यहाँ झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? यह राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का प्रतीक होता है। एक नोट पॉइंट और यहाँ लिख लेना है आप कि एक प्रश्न पूछता है कि भारत के झंडा पहली बार किस स्थान पर फहराया गया? तो वह झंडा पहली बार 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में फहराया गया। कहाँ फहराया गया? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में 1907 में फहराया गया। फहराने वाली जो थी मैडम भीकाजी गामा थी, मैडम भीकाजी गामा थी। और मैडम भीकाजी गामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता के उपनाम से जाना जाता है। आओ और थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। क्या कहता है ये? अब स्थिति है कि वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन यदि हो जाए तो 12 दिन झंडा झुका दिया जाता है। कितना दिन झुका दिया जाता है? 12 दिन झुका दिया जाता है। लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन अगर हो जाए तो 7 दिन के लिए झंडा को झुका दिया जाएगा। आओ अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको याद रख लेना, 12 दिन किसके निधन पर? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन पर। लेकिन 7 दिन किसके निधन पर? 7 दिन हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर। तो 12 दिन और 7 दिन एकदम कंफर्म रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। भारत का झंडा गीत, और नेक्स्ट देखते हैं भारत का झंडा गीत। तो भारत का झंडा गीत आपको जानकारी होगा कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और इसका रचयिता कौन है? तो श्यामलाल पार्षद गुप्त हैं। श्यामलाल पार्षद गुप्त हैं। इसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन कानपुर में गाया गया था। और कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में
गाया गया था उस समय वर्ष कब था? तो 1925 था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। यह पहली भारतीय महिला थी। यह पहली भारतीय महिला थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की। उसी अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया। अब देखो एक और चीज जानो, यह ध्वज संहिता 2002, यह ध्वज संहिता 2002 के द्वारा बता दिया गया कि आप अपने निजी आवास, स्कूल या सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, नहीं होगी। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबू राष्ट्रगान। क्या है? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में आपको बता देता हूं मैं। राष्ट्रगान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। इसे पहली बार कब गाया गया? इसे पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। किसके स्वागत के लिए गाया गया? किसके स्वागत के लिए गाया गया? यह जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गाया गया। अब प्रश्न आता है कि इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता जो है R.N. टैगोर हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर है। अब इसके एक और फैक्ट है कि इसके गायन की अवधि कितनी है। राष्ट्रगान की गायन की जो अवधि है यह 52 सेकेंड है। माने 52 सेकेंड में राष्ट्रगान की अवधि कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एक न्यूनतम अवधि भी है, वह कितना है? 20 सेकेंड है। कितना है बाबू? 20 सेकेंड है। 20 सेकेंड कब? कि जब आंतरिक अशांति से देश में उत्पन्न गतिविधि हो, या बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति बनी हो, या इमरजेंसी लागू हो, उस समय आप न्यूनतम 20 सेकेंड में इसका समापन कर सकते हैं, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति। आओ इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रगीत के बारे में। तो राष्ट्रगीत के बारे में आपको जानकारी होगा कि राष्ट्रगीत क्या है। तो राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत का नाम है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो देखने से ही लग रहा है कि संस्कृत शब्द है, यह संस्कृत भाषा में है। किसमें है ये? संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है। अब प्रश्न आता है कि रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। उनके एक उपन्यास है आनंद मठ, उसी से इस गीत को यानी कि वंदे मातरम को लिया गया है। क्लियर? अब आओ इसमें देखते हैं। अब वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता
अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? जिसका अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं, इसकी गायन की अवधि कितनी होगी? गायन की अवधि कितनी होगी? इसके गायन की अवधि होती है 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। और एक और फैक्ट है कि इसका अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण अरविंद घोष ने किया था। ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट राष्ट्रगीत से संबंधित। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और देखते हैं एक एक करके इसमें क्या स्थिति है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है भारत के? राष्ट्रीय ध्वज है भारत के तिरंगा। अभी इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रगान क्या है? नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। उसके बाद राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्र चिन्ह क्या है? तभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। ये राष्ट्रगीत क्या है? अशोक स्तंभ है। उसके बाद राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। ये शक समोत पर आधारित है। अब प्रश्न आता है कि सर ये शक समोत क्या है? तो कुषाण वंश के एक राजा थे, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शकों पर विजयी होने के उपलक्ष्य में 78 एडी में शक समोत चलाया। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, कैलेंडर है, यह शक समोत पर आधारित है। इसका पहला महीना क्या होता है? इसका पहला महीना होता है चैत। अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन और चैत। चैत जो होता है आपका पहला महीना होता है, पहला महीना, और चैत जो होता है अंतिम महीना होता है। अब प्रश्न आता है कि पहला महीना चैत शुरुआत कब होती है? तो ये शुरुआत होता है 21 मार्च या 22 मार्च। इसी के एवज में 22 मार्च को बिहार के दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था 2011 से। और उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है राष्ट्रीय फूल। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है ये निलंबो न्यूसिफेरा गार्टेन। आजकल एक ना एक किसी न किसी वस्तु का, फल का, फूल का, जानवर का वैज्ञानिक नाम पूछ देता है। तो राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टेन। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बट वृक्ष या बरगद वृक्ष। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालिसिस। क्या है? फाइकस बेंथालिसिस। उसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। क्या है? मैंगोफेरा इंडिका। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी के बारे में पता होनी चाहिए, गंगा। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तब 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान दिया गया। उसके बाद से नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?
राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। जो पटना आए होंगे वह डॉल्फिन को जरूर देखे होंगे। यह 5 अक्टूबर 2009 को घोषित हुआ राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में। उसके बाद से राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। स्थल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है। इसे 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पाओ क्रिस्टेटस इसका नाम है। ये जो नाम है ना, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? अब देखते हैं, अभी नेक्स्ट बहुत है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। क्या है राष्ट्रीय दस्तावेज? श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस है। लेकिन इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि 1967 तक, 1967 तक राष्ट्रीय जो पशु था सिंह था, शेर था। अब आओ देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो 15 जुलाई 2010 को रुपया को इस आकृति में, इस प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया, जिसको डी उदय कुमार ने बनाया था। यह गुवाहाटी IIT के प्रोफेसर थे। गुवाहाटी IIT कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो ये मेरा रहा एक प्रकार का शॉर्ट वीडियो पॉलिटी के लिए। अतः सभी बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, ताकि यह फैक्ट जो पॉलिटी का मेजर फैक्ट है सब बच्चों को उपलब्ध हो जाए। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे फैक्ट से संबंधित बिहार पुलिस है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी के बाद समझ जाओ कि NTPC है, NTPC के बाद आपका SSC है, SSC के बाद बिहार दरोगा है, यूपी दरोगा है, यूपी पुलिस है। इस सभी को लाभदायक करेगा यह एक प्रकार का पॉलिटी से संबंधित स्टेट GS। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।